हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी कर रहे हैं। इसकी एक एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसका 5.2 जब स्टार्ट किया है उसका भी एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 7 5.2 का। और समांतर श्रेणी आप लोगों ने देखा किस तरीके से है बच्चों, आप लोगों को वो देखना ही पड़ेगा। इसका 5.1 और 5.2 डायरेक्ट देखने में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आप लोगों को क्या फॉर्मूला है, क्या उसका बेसिक है, तो देखो उसमें प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है। और अभी हमारी स्पीड थोड़ा सा पहले से ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि एक एक पॉइंट को तो समझाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वो बेसिक कंप्लीट है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन अपना समझ सकते हैं, पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को ये पता है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को बताया तो आपके लिए एक होमवर्क भी रहता है। ठीक है, होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा वही रहता है जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देख लेते हैं पहले, और जैसा भी पॉसिबल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, फिर आपको फिर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि उस AP का 31वां, AP यहाँ पर क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसका 31वां पद ज्ञात करना है हम लोगों को। और बताया गया कि उसी AP जो कि एक समांतर श्रेणी है जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद है 73। ठीक है बच्चों, तो क्या करें क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में 31 टर्म हम लोगों को निकालनी है बच्चों। जो कोई भी टर्म हम लोगों को निकालनी होती है तो निकालने के लिए 31 जब टर्म हम लोगों को निकालनी है तो आप लोगों को ये पता है कि A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। ठीक है, A और D पता होना चाहिए और N हम लोगों को पता है। लेकिन जब A और D नहीं पता होगा तो हम कोई टर्म नहीं निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखें कि हम लोगों को निकालनी है तो 31 टर्म, तो इसका 11वां टर्म जो है वो 38 है। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं कि 11th टर्म जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 38। उसके बाद एक 16 टर्म हम लोगों को दी हुई है और वो दी हुई है 73। ये दो टर्म हम लोगों को दे दी गई है। अब इन्हीं दो टर्म से, ठीक है, दो इक्वेशन निकल करके आएंगी। कौन सी आएगी, देखो 11वीं टर्म को हम लिख सकते हैं कि 11वीं टर्म को देखो ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस में 10D। भाई 11 है ना, तो 11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं। ये समझ आया तो ये देखो 16 को क्या लिख सकते थे कि A प्लस में 15D। हम लोगों को वैल्यू इसकी 11 की तो 38 दी है तो यहाँ रख दिया, और ये आ गया A प्लस में 10D। और ये 73 दिया हुआ है तो ये A प्लस में आ गया 15D। द्विघात कौन सा था समीकरण, आप लोगों ने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब वहाँ पर दो इक्वेशन आती थी किस तरीके से आप उसको सॉल्व करते थे, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे जब दो इक्वेशन होती हैं। तो वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते थे याद करें उसको। तो देखो एक तो ये वाली इक्वेशन है जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस में 15D और 73 बराबर में है ना, तो चाहे उस साइड लिख लो, वो तो कोई इशू नहीं है ना। अब क्या करें इसको, A प्लस में 10D बराबर 38। ठीक है, ये इक्वेशन और ये दोनों को ले लिया। आपको पता होगा कि एक पार्ट इसका इक्वल होना चाहिए, या तो x वाला पार्ट इक्वल हो जाए या y वाला, है ना भाई। ठीक है, तो हमने x के जो यहाँ पर कोफिशिएंट होते हैं गुणांक, या तो वो इक्वल कर लिए जाए या y वाले के, तो यहाँ पर इसके तो ऑलरेडी इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी में लिखना है तो लिख लेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से। ये क्या होता है, उसके बाद हम लोगों को इक्वल तो पहले ही दे रखा है, नहीं तो इक्वल करना पड़ता। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, 15 में से 10 गया तो बच गया 5D, क्योंकि अब इसका साइन कौन सा है, माइनस का है। ठीक है, इसका 10 वाले का साइन माइनस है और इसका है प्लस। ठीक है, अब ऐसे ये 73 है लेकिन इस वाले का माइनस का साइन है तो इसको घटा देंगे। 13 में से 8 गया बच्चों, कितना बच जाता है 5। 6 में से 3 गया तो बच गया 3। और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, D की वैल्यू आ जाएगी 7, 5 7 35, तो D की वैल्यू आ गई 7। जब D की वैल्यू आ गई है तो हम क्या लिखते हैं, पुट इन फर्स्ट। क्या लिख लेंगे, पुट इन फर्स्ट या सेकेंड,
किसी में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी का मान ऐसे लिखते थे, क्या लिखते थे, डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखें, ये फर्स्ट इक्वेशन ये थी, वो सेकंड थी, किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे a प्लस में 10d बराबर है 38, d की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर, इंटू में 7 बराबर है 38। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 70, कितना आ जाएगा 70। और जैसे ही उधर ले जाके माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस में 32, कितना बचेगा, माइनस में 32। अब हम लोगों को वैल्यू मिल गई है a की, हम लोगों को वैल्यू मिल गई है d की। तो जब a की और d की दोनों की ही वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं रहेगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 31 टर्म कैलकुलेट करना है, 31। तो 31 टर्म किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, स्पेस हमारे पास ये है अवेलेबल, यहाँ लिख लेंगे 31। कैसे निकालते हैं 31, देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, a प्लस में 30d, ठीक है। और पूरा फॉर्मूला लिखना है तो पहले लिख लो an, फॉर्मूला एक बार बताने की जरूरत होती है वैसे, an a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, एक बार कहीं पर भी बता दो, बार बार लिखने की जरूरत रहती नहीं है। 31 क्या लिखेंगे, a प्लस में 31 माइनस करेंगे ना 1 तो d 30d लिख लेंगे। बच्चों a की वैल्यू देखो कहाँ दी हुई है, a की वैल्यू माइनस का 32 लिख लेंगे, माइनस का 32। d की वैल्यू कितना है 7 है तो लिख लेंगे 7, बस ठीक है। तो इसको सॉल्व करना रह गया, 210 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21। अब जैसे ही इसमें से घटा देंगे 32, तो पहले तो 10 घटा दो 200, फिर 22 और घटा दो तो 178 बचेगा, कितना बचेगा 178, यानी 178। और जो 178 है ये हमारा कौन से नंबर की टर्म आ गई है, 31 नंबर की टर्म आ गई है, ठीक है। बेसिक सभी वही था भाई, दो इक्वेशन है, सबसे पहले 31 टर्म कैसे निकाला, फिर 16 टर्म कैसे निकाल रहा, ये वाला ठीक है 11, और ये दोनों से इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद d की वैल्यू और आ गई a की वैल्यू। अब d है a है तो और क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है। 31 टर्म निकालनी थी, वो निकाल ली हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, एक एपी में 50 पद हैं, ये बता दिया टोटल 50 हैं, तो लास्ट वाला पद कितना हो गया 50वें नंबर पे आता होगा, n की वैल्यू 50 है लास्ट। तीसरा पद बता देता है, ठीक है भाई, एक तो 50 टोटल पद हैं और तीसरा पद कितना है 12 है, अंतिम पद 106 है भाई, जो उसने पहले ही बता दिया टोटल 50 पद हैं। तो इक्वेशन वैसे ही हो गई कि तीसरा पद है 12 और 50वां पद है ये 29वां पद निकालो, वही क्वेश्चन है, इसलिए अपने आप करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, किस पे आ जाएंगे 9 पर, क्यों, जो क्वेश्चन एक जैसा होगा करने के लिए, ठीक है। जो अभी आपको समझाया है उसको ध्यान से समझना है, एक बार समझो दोबारा से दूसरी बार समझो, लेकिन जो आपके लिए वो खुद ही करना है। 9 नंबर पे देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमश, देखो तीसरा पद भी बता दिया 9वां भी बता दिया, ठीक है। क्या कहा कि यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमश 4 हैं और 8 हैं तो इनका कौन सा पद 0 होगा। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखो किसी एपी का क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। किसी एपी का तीसरा पद, बच्चों तीसरे पद को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, A3 बराबर है A प्लस 2D, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक एपी का 9वां पद, 9वें को लिख सकते हैं A9 A प्लस में 8D, ये लिख सकते हैं। जब हम लोगों को पहले ही बताया, ऊपर लिख सकते हैं कि A3 पद कितना दिया हुआ था, A3 की वैल्यू दी हुई थी 4, और A9 कितना दिया हुआ था, A9 की वैल्यू है -8, ठीक है। देखो पहला पद तो जबकि है ये, मतलब तीसरे टर्म तो 4 है, फिर उसके बाद -8, इसका मतलब एक समांतर श्रेणी ना ये घटती जा रही होगी, इसलिए वो माइनस आ गया जाते हुए, ठीक है, बाद में 9वें नंबर पर। अब ये दिया हुआ है 4, यहाँ लिख लेंगे, और बच्चों ये वाला 8 दिया ना तो ये यहाँ लिख लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन हो गया जो भी हमने पहले किया है,
ठीक है, लेकिन वो मैंने बताया आपको, एक बीच में आपके लिए छोड़ दिया, फिर ये दोबारा उसी टाइप का है। तो जिसको नहीं भी समझ आया, कोई डाउट हुआ होगा तो वो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, क्या लिख लेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या, ये वैसे समीकरण हो गए, कौन सा, समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण 2 चर वाले, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर है ए और बी, तो ऐसे ही निकाल लेंगे हम। तो कैसे सॉल्व करते थे, साइन चेंज करने, अगर पहले ही ऑलरेडी कटता है तो आप लोगों को याद होगा, फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है तो चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये अच्छे से चेंज करेंगे, देखो ये आ गया, अच्छे से आपको इसलिए आता है क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोग दे चुके होंगे, इसका टेस्ट भी दे चुके होंगे कई बार। ये कट गया, घटा देंगे तो आ जाएगा 6D, और ये घटा देंगे तो आ जाएगा 12। एक्चुअल में ये घटा नहीं है, ये प्लस है, ये भी प्लस। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर आ गई है -2। डिवाइड करें ना उधर जाके, 6 दूनी 12 माइनस में। जब D की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, D का मान, समीकरण क्या लिखेंगे बच्चों, D का जो मान आया, D का मान या वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिख लेंगे। अब समीकरण 1 कौन सा था, ये था, तो लिख लेंगे 4A प्लस में 2D। और बच्चों 4 ऐसे लिख लें, एक D की वैल्यू देखो कितना दे रखी थी, 1 ही निकालनी थी, तो यहाँ रख देंगे -2। ठीक है, D की वैल्यू रख दिया, तो ये आ गया माइनस माइनस का 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो गया। A देखो ऐसे निकालेंगे ना कि ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो 4 और 4 8 हो गया। तो आ गई है वैल्यू A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है। अब ये कह रहा है, आप देखो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, मैंने फिर बताया कि 4 है, फिर उसके बाद कुछ होगा, घट रहा होगा, 4 के बाद 2 या 3, वैसे इसमें आ भी गया है कि डिफरेंस 2 का है माइनस, तो 2 घट रहा है, तो बताओ घटता जाएगा तो 0 तो आया होगा ना कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन में यही बताया, पूछा गया कि बताओ इसका कौन सा टर्म शून्य है। तो कौन सा टर्म शून्य है, जब हम लोगों को A पता है, D पता है, तो निकाल लेंगे। देखो AN का फॉर्मूला है, ये कौन सा टर्म, कौन सी टर्म 0 है, ये निकालना हम लोगों को, कि कौन सी टर्म है 0 है, ये निकालना है। एक टर्म 0 है, वो कौन से नंबर पे आ रही है, वो n की वैल्यू नहीं पता, तो क्या फॉर्मूला अपना, A प्लस में n माइनस में 1D। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है कमेंट करके बताएं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बताएं ज़रूर कि क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, कोई चैप्टर आप लोगों को दूसरा समझना है, कोई चैप्टर आपको पहले करना है, कोई छूट गया है वो करना है। ठीक है, A की वैल्यू क्या है बच्चों, A की वैल्यू है जो हम लोगों ने निकाली 8। ठीक है, n नहीं पता, D पता है हम लोगों को, माइनस का 2 है, ये आ गया माइनस का 2, ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस डायरेक्ट मत लगा देना, वो माइनस माना जाएगा क्योंकि एक्चुअल में मल्टीप्लाई में था, राइट। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है। AN हमें दिया है, ये 0 है इस बार, n नहीं पता था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस, देखो मल्टीप्लाई करें, जब 2 को इससे करेंगे ना n से, तो माइनस का 2n आएगा, माइनस वाले को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो गया माइनस माइनस प्लस। अब 8 है, अब क्या करें बच्चों, पहले देखो ये प्लस का 8 है, ये भी प्लस, तो 10 कर दो इसको। अब क्या करें, ये 2n माइनस है ना, उधर जाके कर लो प्लस, ये इधर आ गया 10। n की वैल्यू सभी को पता होगी, कितनी आ जाती है, 5। कैसे आ जाती है पता होगा, तो n पूछा था कौन से नंबर पे आएगा, तो बच्चों n तो आ रहा है 5वें नंबर पर, कि 5वीं टर्म है जो 0 आती होगी। आप वैसे भी निकाल सकते थे, ये इतना बड़ा किया ना, लेकिन करना मजबूरी है, करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, नहीं तो देखो पहली टर्म 4 थी। ठीक है, समझना, पहली टर्म कितनी है बच्चों, 4 है, देखो 4, और वो 2 माइनस हो रही है, तो 2 माइनस हो रही है, तो 2 आ गया, फिर 2 माइनस आ गया। पहली टर्म कितनी थी, 4, तीसरी टर्म थी, तीसरी टर्म थी वो 4। ठीक है बच्चों, जब तीसरी टर्म 4 है तो चौथी टर्म कितनी होगी, 2, फिर अगली घटाएंगे 0, तो तीसरी है, चौथी है 5, तो 5वीं टर्म थी ना, डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते थे। चलो अब आगे, ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर था 9, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17th जो टर्म है उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है। किसी एपी का जो 17वां टर्म है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सार्व अंतर क्या होगा,
ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है। क्या करना, पहले आप लोगों को निकाल लेना है, कोई एपी है, ठीक है, वो कोई भी एपी हो तो उसका 17वां पद, आपको पता है 17वां पद कैसे निकालते हैं, a+16d, और उसी एपी का 10वां पद जैसे निकालेंगे तो a+9d। अब दोनों का अंतर कितना, 7 लिख देना, वहां से कट होके सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। खुद करना, मैंने हिंट आपको बताया। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 11 नंबर में क्या लिखा है कि एक एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से, भाई 54वां पद क्या है, पहले 54वां पद निकाल लेते हैं, 54, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, समझें एक बार, एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3, 15 ये एक एपी है, तो इसका कोई जाके आगे 54वां पद होगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 चौथा पद है, 5वां, 6वां, 7वां, आगे जाके 54वां टर्म आएगा। 54 टर्म आएगा, वो क्या है पहले तो वो देखना पड़ेगा, 54 टर्म। फिर वो जो 54 टर्म हमारा आया नंबर, कोई भी XYZ कोई भी नंबर आया, अब उसके अंदर 132 ऐड करें, ठीक है, फिर जो वो टर्म आएगी वो कौन से नंबर पर आती है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन समझ लेना जरूरी था। आंसर देखिए क्या लिखेंगे, राइट। तो मैं लिख देता हूं इसको कि एक एपी हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3, 15, 27, 11वें क्वेश्चन की बात हो रही है, क्या हो रहा है, 3 है, 15 है 27 है, और उसके बाद है 39, 3, 15, 27, 39, 11 नंबर। अब देखें यहाँ पे प्रथम पद ऐसे लिखते थे, प्रथम पद, ठीक है, लिख सकते हैं पूरा प्रथम पद, यानी a बराबर है 3, ठीक है। फिर यहीं पर लिख दिया हमने तो सार्वंतर, क्या कहते हैं, सार्व अंतर, कितना है बच्चों सार्वंतर, ऐसे निकाल लेते हैं, इस वाले में से ये घटा के, राइट, यानी कह लो a2 माइनस में a1 करके निकाल लेते हैं। तो 15 माइनस में से 3 कर दो तो 12 आ जाएगा, निकाल लिया बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम कि 54वां पद कितना है, तो n की वैल्यू इस टाइम कितनी है, n की वैल्यू है 54। तो जब n की वैल्यू 54 है तो हम लोगों को क्या निकालना है, हमें निकालना है a54, ठीक है। a54 टर्म क्या है, कैसे निकालें, निकालेंगे ऐसे, an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n माइनस में 1, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है, कितनी बार लिखना पड़ा है, देखो a54 निकालेंगे, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 54, माइनस में 1, d डिफरेंस होता है बच्चों जो कि है 12, ठीक है, ये 3 आ गया, और घटा देंगे तो आ गया है 53, गुणा कर देंगे 12 से। पहले तो गुणा करना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करके कितना आएगा इसको, 12 तिया 36, कितना आ गया बच्चों, 12 तिया, ठीक है, 12 3 जा 36, पावर 3 आ जाएगी ऊपर, 12 पंजे 60 और 3 63, दोनों को ऐड करेंगे तो 6, 3 और 9। बच्चों 54वां जो पद था ना वो नहीं पता था, पहले पता चल गया। अब 54वें पद से ज़्यादा 132 ज़्यादा है कोई टर्म, इसमें 132 जोड़ें, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे लिख देते हैं, 54वें पद से 132 अधिक टर्म, 54वें पद से 132 अधिक पद कौन सा है, वो है an, क्या है वो, an, ठीक है, कोई n नंबर का टर्म है वो, ठीक है, n लिख लिया। अब जो an है वो टर्म, उस टर्म का नाम है an है, जो इस वाले से 132 अधिक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a54 प्लस में 132, राइट ना भाई, 154वें पद से 132 अधिक पद वो an है, तो 54वें पद से 132 अधिक, हम लोगों ने लिख लिया उसको, a54 की वैल्यू 639 प्लस में है 32, और ऐड करें तो देखो 9 और 2 11, ठीक है, 9 2 11, 1 आ गया, 32 नहीं है 132 है, कितना है 132 है, अभी गलत हो जाता है, ये कितना है 132, तो 9 और 2 11, 1, तो 1 यहाँ आ गया, 3 और 3 6 और 1 7, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा बच्चों 771, कितना आ जाता है
771 एक टर्म है जो आएगी आगे जा कर के। अब ये 771 कौन से नंबर पर आता है ये हम लोगों को बता देना है, ठीक है। 54वें पद से 100 लिखा। अब देखो क्या है वो टर्म, वो है an, मान रखा था, वैसे हमने लिखा भी था an है, तो क्या लिखें, an फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, an प्लस में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू पता है क्योंकि टर्म तो यही वाली है ना, वो इसी टर्म की बात हो रही है, तो a की वैल्यू है 3, n कितना है, n हम लोगों को नहीं पता, यही तो पूछा गया। d कितना है, d पता है बच्चों 12 है, ये आ गया। अब ये वाली टर्म हमें पता है कि ये है वो टर्म 771, ठीक है। ये अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले, ये n जो आ रहा है ना वो हमारा आंसर आने वाला है 12n माइनस में 12, ये हो गया 12n, 3 में से 12 घटा दो, 9 आ गया माइनस का 12n। बच्चों ये तो 771 चल ही रहा है, आप लोगों को पता है ना, कितना चल रहा था, 700 दिया जी टी चल रहा। अब ये n है ना, ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना आ जाना 780, कितना आ जाएगा 780। अब जब 780 आ ही गया है ये, तो 12 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 12 से काटो उधर ले जाके, तो कितना आएगा 12 6 72, कितना है 12 6 72, तो 6 बच गया और 12 पंजे 60। तो प्यारे बच्चों जो n था, जो n की वैल्यू थी कि वो कौन सी टर्म है जो कि 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है, तो वो टर्म है 65। कौन सी है, 65। अभी बताया आपको, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। आप लोगों के लिए नोट करने के लिए टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो टाइम नोट किया करो, स्पेस रोक करके, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट क्या होता है, एक बार लेने के बाद वो इधर उधर पड़े रह जाते हैं, उसको फिर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिख पाते हम लोग, तो एक प्रॉपर कॉपी में लिखते रहें इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। क्या है बच्चों, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, ठीक है। तो दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर कितना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कौन सा, कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। भाई दो श्रेणियों की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है कि समांतर श्रेणी कितनी है, यहाँ पर दो, उनका अंतर भी समान है, ठीक है। मैं देखो बता देता हूँ आपको, दो समांतर श्रेणी है वो कौन सी हो सकती हैं, उसके बारे में सिर्फ ये बताया कि इनके 100वें पद, जो दो टर्म है ना, जो दो एपी हैं, उनके 100वीं टर्म में देखो 100 का अंतर है, इनके 1000वीं पद हो तो कितने का अंतर होगा, ये आपसे पूछा गया। तो बच्चों एक काम करो ना, दो एपी है, माना, क्या करें, माना जो एपी हैं दोनों एपी होंगी, ठीक है, दोनों एपी होंगी, कौन सी, पहली AP1 लिख देते हैं इसको, राइट, क्या लिख दिया, AP1 होगी बच्चों, देखो ऐसे होगी A प्लस A, देखो A होगी, अगली टर्म क्या होती है, A प्लस में D, अगली क्या होती है, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, ये है वो AP। बोलो भाई एक AP को ये मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है कोई डाउट है पूछें कि क्यों, क्योंकि क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म अगर A है तो उसमें D जुड़ता रहता है, D यहाँ जुड़ गया, एक बार और D जुड़ गया, एक बार और D का डिफरेंस बढ़ता चला गया, तो यही तो AP हो सकती है। क्वेश्चन में कहा था दो AP हैं, तो दूसरी AP ये रही, देखो A2। अब क्वेश्चन में ये भी बताया कि दो AP है लेकिन उनका अंतर समान है, तो D जितना यहाँ पर है ना, फर्स्ट टर्म तो अलग हो सकती है, तो A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये पहली टर्म है, ये पहली AP हो गई, ये दूसरी AP हो गई, दोनों AP, ये AP इस तरीके की हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि D तो सेम है लेकिन A अलग अलग हो सकता है, वहाँ पर D क्वेश्चन में बताया कि सेम है। दो क्या लिखा था, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है,
यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 हो, ये भी बताया गया। ठीक है, अब देखो क्या करें, इनका 100वां पद का अंतर तो 100 है, तो 1000वें टर्म का अंतर कितना होगा? आपको क्या लगता है, जब 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 का कितना होगा? आप रोक करके सोचें, थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, फिर बताएं। तो 100वीं पद का अंतर 100 है, तो देखो 100वां ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्या? ऐसे, जो कि ये वाली जो AP है, इसकी ये वाली AP, इसकी 100वीं टर्म मैंने ऐसे मानी है। देखो ये है इसकी 100वीं टर्म, और दूसरे वाले की 100वीं टर्म ये है। ठीक है, ये AP1 की है 100वीं टर्म, ये AP2 की 100वीं टर्म है, और उनका डिफरेंस क्या है? 100 है। ये क्यों है आप बता दो, कह दो कि दिया है। ये क्या है? ये दिया हुआ है, कि ये तो बताया ही था उसने कि इनकी 100वीं टर्म में अंतर कितना है? 100। ठीक है, 100 है, 100, जैसे इसकी 100वीं टर्म आएगी आगे जाके, इसकी भी 100वीं टर्म आएगी आगे जाके, उनको आपस में घटा के देखो तो 100 आता है, ऐसा इसने कहा है। तो कह रहा है अगर ऐसा पॉसिबल है तो बताओ 1000वीं टर्म में क्या होगा? तो वो भी हम बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो 100 टर्म को क्या लिख सकते हैं बताओ? ये लिख सकते हैं कि नहीं? 100वीं टर्म, इसकी 100वीं टर्म को ये लिख सकते हैं A प्लस में 99D। बोलो, किसी भी टर्म का 100वीं टर्म है तो उसकी 100वीं टर्म ऐसे नहीं लिख सकते? A प्लस 99D लिख सकते हैं। याद आ रहा होगा फॉर्मूला आप लोगों को। इसकी 100वीं टर्म कैसे लिख सकते हैं? इसकी 100वीं टर्म ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो A प्लस में 99D, ऐसे लिख लो इसका 100वां टर्म। ठीक है, समझ आया होगा। ब्रैकेट ओपन कर लेना नेक्स्ट स्टेप पे, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब आप लोगों को पता है, देखिए ये और ये एक जैसा है, तो जो एक जैसा है उसी को सिर्फ काट दो, बाकी की टेंशन नहीं। ये काट दो या कह दो घट गया है, ए में इसमें से एक घट गया 0, तो ए में से ए घटा देंगे तो बच्चों बच गया है 100। ठीक है, ये 100 आ गया। आप इसको लिखना है तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट आ गया आपका रिलेशन, कि A माइनस A कितना है? 100 आपने बताया। अब आपको निकालना है 1000वीं टर्म में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं दोनों, ऐसे लिखना तो लिख दो कि दोनों APs, ठीक है, दोनों AP के 1000 पदों में अंतर, 1000वें पदों का अंतर निकालना है ना। कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे निकालेंगे, A1000 माइनस में A1000 कितना होगा निकालना है। देखो इसको 1000 कैसे होगा, इसका ये नहीं लिख सकते हैं कि हम A प्लस में 999D, और इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 999D। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे ऊपर लिखा, ब्रैकेट जैसे ही हुआ ओपन तो हमने लिखा A प्लस में 999D माइनस में A और माइनस में 999D। ब्रैकेट ओपन होती तो साइन बदल जाते हैं ना, अगर साइन माइनस का होगा तो बाहर। और आप देखें कि ये वाला पार्ट कट गया पहले की तरह, इस वाले से ये कट गया, और बचा कितना? अगर बचा तो देखो कितना बचा, A माइनस में A। भाई A माइनस में A बच गया, ये तो A माइनस A बच गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है इसकी वैल्यू। फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख देंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। भाई फर्स्ट इक्वेशन में यही तो बताया था कि A माइनस A की वैल्यू 100 है, तो यहाँ भी A माइनस A आया, तो हम डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, ये लोग यहाँ से। ठीक, कन्फ्यूज़न ना हो कि A माइनस A 100 है। A माइनस A क्या होता है? 100 होता है। क्यों होता है 100? ऊपर बताया ना, ये देखो यहाँ पे, यहाँ निकाला तो हमने कि A माइनस A 100 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक AP जिसकी 100वीं टर्म में डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000वीं टर्म में डिफरेंस 1000 होगा। उनकी 2000वीं टर्म में डिफरेंस कितना? 2000 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा। और ये जो चीज़ आई है ना, ये इनकी फर्स्ट टर्म में डिफरेंस 100 है। ठीक है, और 1000वीं टर्म में डिफरेंस भी 100 होगा। ठीक है, 2000वीं टर्म में डिफरेंस कितना होगा? 100। हर जगह 100 ही आएगा वो। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। 13 नंबर देख लेते हैं। 12 हो गया, 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? भाई 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? माइंड में सोचो इतने आप, और कहाँ पर ख़त्म होती है ये भी सोचो, कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कौन सी संख्याएं होती है? पहली तो 100 होती है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, और लास्ट वाली कितनी होती है? 999 होती है। ये होगी 3 अंकों की संख्याएं।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, 13 की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको हिंट मिलेगी, करना आप लोगों को खुद है। 3 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। तो देखो 7 से विभाज्य, तो ये पहली जो संख्या है ना, क्या ये 7 से विभाज्य है? तो चेक कर लेते हैं 7 से है कि नहीं। देखो 7 से डिवाइड करो इसको, ठीक है। ये 7 से डिवाइड होती है नहीं। अगर इसमें कुछ कम करेंगे ना, एक भी घटाएंगे तो 99, तो 2 अंकों की हो जाएगी, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो देखें 7 एकम 7, नीचे बचा 3, 0, 7 चौक 28, नीचे बचा 2, 2 एक्स्ट्रा है। अगर हम 2 घटा भी दें ना तो 98 बनेगा। कितना बनेगा? 98। तो वो भी 7 से डिवाइड है, लेकिन वो 2 अंकों की है। तो एक्चुअल में इसमें कुछ जोड़ना है हमें। 2 तो है ही, पहले 5 और जोड़ना है, समझना इस बात को। 5 जोड़ते ही 7 से डिवाइड हो जाता है। ये बात समझने वाली है, ठीक है, कि इसमें क्या जोड़ें। तो भाई इसमें जोड़ना पड़ेगा 5। कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। अगर इसमें 5 जुड़ गया ना तो ये बन जाएगा 105, और 105 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। अब दोबारा देख लेते हैं यहाँ से। देखिए अगर ये होता 5 तो यहाँ तो 3 बचा था ना, तो फिर देखो ये हो जाता, तो 7 पंजे 35, ये कट जाता यहीं से। कितने हो जाता? 7 पंजे 35। तो एक्चुअल में पहला जो नंबर है ना वो कितना होना चाहिए? 105 होना चाहिए। आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये ना लिखें। ये तो आपको बताया है कि जो 3 डिजिट का, ये 3 डिजिट है ना, 1 2 3, ये भी 3 डिजिट है, इतने नंबर हैं। लेकिन हमें ऐसे बताने हैं जो 7 से डिवाइड है। तो पहला नंबर तो 105 है, दूसरा तो पक्का आप बता ही दोगे 112 है, तीसरा भी कन्फर्म है बता दोगे, ठीक है, क्योंकि साथ साथ जोड़ते जाएंगे। अब लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला कितना है ये नहीं पता, ये भी यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो लास्ट वाला ये है 999 है, ठीक है। अब क्या ये 7 से डिवाइड होता है? ये तो नहीं होता, लेकिन इसके बाद वाला नहीं चाहिए हमें, इससे पहले वाला चाहिए। तो इससे पहले वाला देखो ऐसे निकालेंगे। ये सीखने वाली बात भी है कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे इसमें कुछ तो ये चला जाएगा, 4 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। हमें 3 डिजिट में रखना है तो कुछ घटाना ही पड़ेगा इसमें। तो 7 एकम 7, नीचे बचा 2, यहाँ से ले लिया हमने 9। अब क्या करेंगे? 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, दिख रहा होगा आप लोगों को, नीचे बचा 1, फिर हमने ले लिया 9 ऊपर से, और 7 दूनी 14, ये हो गया 7 दूनी 14, 7 21 तो ज़्यादा था ना, तो नीचे बच गया 5। अब ये क्या दिखा रहा है? ये कह रहा है 5 इसमें एक्स्ट्रा बच रहा है। 5 तो हमें चाहिए ही नहीं है, ठीक है। ये 5 जो बच जाता है वो एक्स्ट्रा होता है, तो वही 5 घटा दिया जाएगा इसके अंदर से। तो जैसे ही इसमें से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 994 बचेगा, 994। तो एक्चुअल में ये वो सीरीज़ है, क्या मिल गई है? एक ऐसी सीरीज मिल गई है जो 3 डिजिट वाली है टोटल, और 7 से डिविजिबल है सारे के सारे नंबर। तो आपको ये बताना है ये कितने नंबर हैं ऐसे। तो ये तो एक नंबर, ये 2, ये 3, ये बीच में भी बहुत सारे हैं, और लास्ट वाला ये है। तो इसमें मान लेंगे ये ए है और ये एन है। तो इसमें बताओ कि टोटल टर्म कितने हैं, है ना। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है कि सारी टर्म पता चले कि ये लास्ट वाली टर्म कितनी भी टर्म है, और ये तो पहली टर्म है। एन की वैल्यू निकालनी है, आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया इजी, ये कंसेप्ट समझने का था। अगर समझ में आया ना तो बच्चों आप लोगों को बताना है, पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तभी के तभी करना है और तभी के तभी बताना है। जो क्वेश्चन बच जाता है वो भी बताना है, ठीक है। तो थोड़ा पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आता है। अगर नहीं आता है फिर आगे वीडियोस में भी ध्यान रखें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। उसी टाइप का हो गया ना, लेकिन वो 3 डिजिट का था, इसने बता दिया क्लियरली कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। एग्जाम में मतलब आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो 10 और 250 के बीच बोला, 4 के गुणज कितने, तो हम लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच, ये तो क्वेश्चन में से लिखना है, ठीक है। 10 और 250 के बीच, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं बस, इसलिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, जो 4 के क्या है? मल्टीपल है 10 और 4 के बीच। तो देखो 10 और 4 के बीच होना चाहिए। तो 10, देखो 10 तो डिवाइड होता नहीं है 4 से, 11 होता है, नहीं होता, 12 होता है, यहीं से पता चल गया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि पहला 12 है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है ना। उसके बाद अगला होगा 4 का गुणज 16, 4 जोड़ते चले, अगला होगा 20, बीच में कुछ नहीं होगा। अब 250 का 4 का गुणज है, चेक कर लेते हैं 250 है या नहीं। तो ऐसे चेक कर लेते हैं,
4 दूनी 8, सॉरी 4 छिक 24 आता है, ठीक है 1 आ गया, और 4 दूनी 8 बच्चों, नीचे बच रहा है 2, ये 2 एक्स्ट्रा है, जो 2 बच जाता है ना, रिमाइंडर क्या है, वो अधिक है तभी तो बच गया ना, ठीक है। अगर ये नहीं होता ना यहाँ तो ये पूरा 2 से कट जाता, तो हमें इसको घटा ही देना है, ये 2 है ना, ये बच जाता है तो घटा दो, तो घटा देंगे तो 250 था ना, तो 2 घटे हैं तो 248 हो गया। अब ये जो सभी नंबर है ना, ये सभी के सभी 4 से डिविजिबल भी हैं और 10 और 250 के बीच में भी हैं। आपको बताना ये क्या था, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको यहाँ कहीं प्रॉब्लम आएगी भी ना तो यहाँ हो जाएगा वो। तो 10 और 50 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं तो देख लो। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखना था आपको, ये प्रथम पद बराबर है 12 है, कितना है 12। उसके बाद लिख रहे थे हम लोग सारवंतर, क्या होता है सारवंतर, डी, यानी है कितना 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 का डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद लिखो अंतिम पद, क्या लिखें, अंतिम पद, जिसको क्या कह देते हैं an। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी जब हम कोई चैप्टर समझते हैं तो उसको एक बार समझो, फिर दूसरी बार रिवाइज करो, तीसरी बार, कम से कम 3 बार तो रिवाइज होना ही चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से समझने के लिए। उसके बाद आ जाएगा लास्ट पॉइंट जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, कुल पद, क्या निकालने हमें, कुल पद कितने हैं। अंतिम पद तो ये है, कुल पद मतलब n है वो, कुल पद ये है। फॉर्मूला आप लोगों को रट चुका होगा, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, राइट। तो देखो ये हम लोगों को निकालना है, क्योंकि बोला था ना कि कितने टर्म है। a कितना है बच्चों, ये हमें दे रखी है लास्ट टर्म 248 दिया हुआ है, n निकालना है हम लोगों को। a की वैल्यू है 12, n की वैल्यू नहीं पता है और d पता है हम लोगों को 4, ठीक है। देख देख के हम लोगों को वहाँ से वैल्यू रख देनी है, सारी वैल्यूज दी है, ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। समझने वाला पॉइंट ये था, उसके बाद कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। वीडियो रोक के अपना क्वेश्चन करें और फिर चेक करें, कहीं गलती आ रही है तो देखें, फिर क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 4n और ये आ जाएगा 4, पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ से घटता है तो घटा देते हैं ना, 8 आ गया भाई, 12 में से 4 तो घटा सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, ये इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस करने के लिए सिंपल सा रूल है, एक जैसा सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस या माइनस करने के लिए, जुड़ने के लिए किसी से सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए ना, अदरवाइज जुड़ेगा नहीं उसके अंदर वो। 4n 8 उधर ले जाके घटा देंगे बच्चों तो 440 बचेगा, और जैसे ही 4 से काट देंगे 4 छिक 24, n की वैल्यू आ गई है 60। कि कुल पद कितने हैं, नीचे एक लाइन लिखनी है तो बता दो, अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए बता दो, क्या कि 10 और 250, ठीक है। आपको मैंने कंसेप्ट बता देता हूँ, थोड़ा स्टेटमेंट देनी है तो दे देनी चाहिए। 10 और 250 के बीच कुल 60 पद होंगे, कितने होंगे 60। 10 और 250 के बीच कुल 60 पद होंगे जो 4 से विभाज्य हैं, ठीक है, ये भी लिख दो, जो 4 से विभाज्य हैं, या 4 के गुणज कह रहा है ना ये, तो जो 4 के गुणज हैं, एक ही बात हो गई वैसे, ठीक है भैया, 4 के मल्टीपल ही तो हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया है कंप्लीट अभी। तो आप देखें कि हमने 5.2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में एक मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है वीडियो को, ठीक है। पहली बार वीडियो को स्किप नहीं करें, उसको अच्छे से देख लें, समझ लें, ठीक है। बीच बीच में क्या क्या पॉइंट है सभी को देखना है, नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें, फिर दोबारा देखें उसको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।